नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज पीछे आप बोर्ड पर 5 जानकारियों का हेडिंग देख पा रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं 5 जानकारियों को लेकर के आया हूं। दोस्तों, 8वें पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर की बात होती है, मिनिमम बेसिक की बात होती है, डीएडीआर वगैरह मर्ज होने की बात होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि 8वां पे कमीशन जब लागू हो जाएगा तो एक्चुअल में हर महीने की आपके पेंशन में या पेमेंट में बढ़ोतरी कितने की होगी? बहुत सारे पेंशनर्स, बहुत सारे कर्मचारी अंदाजा लगाते हैं। वो कहते हैं कि महीने में अगर 4,000 बढ़ गया, महीने में अगर 6,000 बढ़ गया तो बहुत है, इससे ज्यादा तो शायद सरकार नहीं देगी। तो इसी बात को लेकर के आज आपको आगे कैलकुलेशन समझाऊंगा कि फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से जो भी मिनिमम बेसिक बने या जो भी आपका बेसिक पेंशन बने, आखिर हर महीने के आपके पॉकेट में आने वाली बढ़ोतरी कितने की होगी, वो आगे जानेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ आगे आपको एक पीपीओ दिखाऊंगा कि कैसे पेंशनर का क्लास पे में परिवर्तन हो गया और उनका पेंशन में बढ़ोतरी हुआ, जिसका आगे उनको एरियर भी मिलेगा। एक पीपीओ देख के समझेंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों, बजट में सीधे सीधे 20% डीए इकट्ठा देने का जो है प्रावधान रख दिया गया है। कहां की यह बात? और साथ ही साथ पे कमीशन भी मिलेगा कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है उनके लिए। आगे इसके बारे में भी जानेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ पंजाब के पूर्व सैनिकों ने पूरे देश भर के पूर्व सैनिकों का होकर के मोर्चा संभाला और 8 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर में पूर्व सैनिकों और पेंशनर्स की मांग रखते हुए एक दिन का धरना प्रदर्शन किया। इसकी भी जानकारी आगे दूंगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों, एमएसपी को लेकर के पीएओआर जैसी संस्था की आंख खोलने वाला माननीय कोर्ट का एक जजमेंट आया है, जिस पर जो भी संस्थाएं एमएसपी देने से मना करती हैं, उनको कहीं ना कहीं कोर्ट ने यह जवाब दिया है। चलिए इसके बारे में भी जानेंगे। आगे माननीय कोर्ट का जजमेंट दिखा के आपको समझाऊंगा। तो इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़े, हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह दोस्तों, सामने के आंकड़े देखिए। अभी भी बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो चैनल के वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल के सब्सक्राइबर नहीं है। तो ऐसे में आप सबसे गुजारिश है, आने वाले समय में हो सकता है आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन ना मिले, इसलिए फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले समय में आप निरंतर वीडियोस देखते रहें। चैनल सब्सक्राइब करना फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ सोचते हैं कि आगे करूंगा, आने वाले दिनों में करूंगा और रह जाता है। तो ऐसे में अभी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फिर आगे वीडियोस देखना कंटिन्यू रखें। और वीडियोस अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और वीडियोस को हाइप करना भी ना भूलें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे आप देख पा रहे बोर्ड पर, सबसे पहली जानकारी, क्लास पे में बढ़ोतरी के साथ नया पीपीओ निकाला, जिससे पेंशन भी बढ़ गया और एरियर का भी होगा भुगतान। जी हां दोस्तों, क्लास पे में जब बढ़ोतरी होती है तो पेंशन में भी बढ़ोतरी होती है, क्योंकि क्लास पे हमारा पेंशन कैलकुलेशन में जुड़ता है। तो इसको लेकर के एक पीपीओ दिखा के आपको समझाना चाहूंगा। चलिए पीपीओ देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आपको मैं 7 अगस्त 2026 को निकला हुआ पीपीओ दिखाना चाहूंगा, जो कि स्पर्श का पीपीओ है। ये एक नेवी के पेंशनर का पीपीओ है, जो कि पेटी ऑफिसर रैंक के पेंशनर थे। इनका पहले पीपीओ निकला था, इनको 450 रुपए क्लास पे के साथ इनका पेंशन फिक्स किया गया था। लेकिन जब इन्होंने ग्रीवेंस डाला, अब देखिए इनका जो क्लास पे है उनको 450 से बढ़ा करके 675 किया गया। और इसी हिसाब से इनका पेंशन में किस तरीके से बढ़ोतरी हुआ है वो आगे मैं दिखाना चाहूंगा कि उनको पेंशन कितना मिल रहा था, अब कितना हो गया। ये देखिए पूरा रिवीजन यहां दिखाया गया है। और सबसे पहले तो नीचे आप देखेंगे 7 अगस्त 2026 का ये पीपीओ है। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो क्लास अलाउंस 450 पहले लिया गया था, अब कोरिजेंडम डिटेल्स में 675 कर दिया गया है, जिसकी वजह से उनका बेसिक पेंशन में भी थोड़ा सा बढ़ोतरी हो गया है। ग्रेचुइटी का अमाउंट भी ये देखिए, ग्रेचुइटी का अमाउंट भी 4,67,810 से बढ़कर 4,70,060 रुपए बन गया। मामूली सी बढ़ोतरी है लेकिन बढ़ोतरी हुई है। हालांकि इनको आज के डेट में ओआरओपी के रेट में पेंशन मिलता है, लेकिन जब ये रिटायर हुए उस दिन से लेकर ओआरओपी लागू होने तक का जो भी ये 675 रुपए की वजह से बढ़ोतरी का जो डिफरेंस है, उसका उनको एरियर मिलेगा। और कम्यूटेशन ग्रेचुइटी में जो भी डिफरेंस का अमाउंट बना है वो अमाउंट उनको एरियर के रूप में मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, क्लास पे अगर आपको 675 रुपए लागू है, तब भी आपका अगर 450 ही दिया गया है तो आपका पेंशन में बढ़ोतरी हो सकता है। लेकिन दोस्तों क्लास पे 675 क्लास 1 का उनको लागू है जिनका मस्टरिंग 4 क्लास में होता है। जिनका भी मस्टरिंग 3 क्लास में होता है उनको क्लास 1 के लिए 450 रुपए ही लागू होता है। तो ये रहा एक ऐसा पीपीओ
जिस पीपीओ में क्लास पे बढ़ोतरी की वजह से पेंशनर को पेंशन में भी बढ़ोतरी और कुछ थोड़ा बहुत एरियर का भी भुगतान आगे होने वाला है दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों कि कैसे क्लास पे में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया और पेंशनर का पेंशन में भी बढ़ोतरी हो गया, जिसकी वजह से ग्रेचुइटी में डिफरेंस, कम्यूटेशन में डिफरेंस, बेसिक पेंशन में डिफरेंस और उसका अब उनको एरियर मिलेगा। लेकिन क्लास पे दोस्तों पेंशनर को हर महीने मिलने वाला कोई अलाउंस या पेमेंट नहीं है, ये केवल एक बार पेंशन कैलकुलेशन के साथ जुड़ जाता है, उसके आगे क्लास पे का आपका पेंशन के साथ कोई भी संबंध नहीं है। हमें जो क्लास पे मिलता है वो केवल सर्विस के दौरान ही मिलता है और एक बार पेंशन कैलकुलेशन होते टाइम क्लास पे जुड़ जाता है, उसके आगे क्लास पे हर महीने नहीं मिलता है। तो पेंशन बढ़ाने के लिए अगर क्लास पे बढ़ जाए तो उसका रोल रहता है। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, और अगली जानकारी है एमएससीपी को लेकर पीएओआर के मुंह में ताला लगाने वाला फैसला सुनाया है माननीय कोर्ट ने। पेंशनर की हुई जीत। जी हां दोस्तों कई सारे पीएओआर अभी भी जनवरी 2006 से लेकर अगस्त 2008 के बीच के पेंशनर्स को एमएससीपी नहीं देते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि एमएससीपी सितंबर 2008 से शुरू हुआ था, जबकि माननीय राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए जनवरी 2006 से ही एमएससीपी को लागू किया गया था। यह रिटर्न में रूल है, लेकिन फिर भी बीच में एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का बहाना बनाया जाता है और जनवरी 2006 से अगस्त 2008 के बीच के पेंशनर्स को कुछ पीएओआर द्वारा एमएससीपी देने से मना किया जाता है, जबकि वो जजमेंट जो है वो सिविलियन पेंशनर से जुड़ा हुआ है, वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए है ही नहीं। इसको लेकर भी मैंने पहले ही वीडियोस के जरिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट भी दिखाया है। अभी 26 जुलाई 2026 को ही माननीय एएफटी ने एक जजमेंट सुनाया है, जिससे फिर से ये स्थापित होता है, फिर से ये प्रूफ होता है कि जनवरी 2006 से ही एमएससीपी लागू है। चलिए पहले एक लेटर देखेंगे, उसके बाद फिर माननीय कोर्ट का जजमेंट देख करके इस पूरे मसले को समझेंगे। डॉक्यूमेंट देखते हैं दोस्तों। ये सामने आप लेटर देख पा रहे जो कि 23 जुलाई 2026 का लेटर है। रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर को एड्रेस किया है और इस लेटर में जब पेंशनर का केस प्रोसेस किया गया कि उनको एमएससीपी 1 जनवरी 2006 से लागू है, लेकिन उनका केस जब रिकॉर्ड ऑफिस ने पीएओआर को भेजा तो पीएओआर ने मना कर दिया और कहा कि हमने केस टेकअप किया हुआ है, जब क्लैरिफिकेशन आएगा तभी हम देंगे, क्योंकि पीएओआर का कहना है कि 1 जनवरी नहीं बल्कि 1 सितंबर 2008 से लागू है एमएससीपी। आप यहां देखिए तीसरा पैराग्राफ में लिखा हुआ है, इन दिस कनेक्शन सीजीडीए हेडक्वार्टर ऑफिस हैज ऑलरेडी टेकन अप दिस मैटर रिगार्डिंग द applicability of MSCP with effect from 1 January 2006 instead of 1 September 2008 with MOD, which has subsequently referred the matter to the Department of Expenditure, Ministry of Finance for further clarification. However, a reply for the same is still awaited. ये बहुत दिन हो गए डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से क्लैरिफिकेशन का बहाना बना करके पेंशनर्स को उनका जायज हक नहीं दिया गया है। पीएओआर बोलता है कि 1 जनवरी 2006 से नहीं बल्कि 1 सितंबर 2008 से लागू है, लेकिन आपको आगे में एक जजमेंट दिखाता हूं जो कि अभी 26 जुलाई 2026 का जजमेंट है, जिस जजमेंट में माननीय कोर्ट ने 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 के बीच में भी एमएससीपी ग्रांट करने का आदेश सुनाया है। ऐसे बहुत पेंशनर्स हैं जो इस असमंजस की वजह से, पीओआर में हो रहे इस कंफ्यूजन की वजह से वंचित हैं। चलिए अब माननीय कोर्ट का जजमेंट दिखाता हूं दोस्तों। माननीय कोर्ट का ये 26 नहीं 28 जुलाई 2026 का यह आदेश देखिए, 28 जुलाई 2026 का आदेश है माननीय एएफटी लखनऊ का, और इस आदेश में एमएससीपी को लेकर के केस चला था। जी हां, एमएससीपी के एप्लीकेबिलिटी को लेकर के केस चला था। बहुत सारे मसले डिस्कस हुए, पुराने कुछ जजमेंट का भी यहां पर हवाला दिया गया और आखिरकार माननीय कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया वो आगे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस केस में माननीय कोर्ट ने 2 टूक फैसला सुनाया। देखिए 15 नंबर पैराग्राफ में, इन व्यू ऑफ द अबव द एप्लीकेंट इज एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ बेनिफिट ऑफ सेकंड एमएससीपी विद इफेक्ट फ्रॉम 20 अप्रैल 2006। इसका मतलब बनता है कि माननीय कोर्ट ने 20 अप्रैल 2006 के डेट से ही एमएससीपी लागू करने का फैसला सुनाया। इस फैसले का मतलब यही बनता है दोस्तों कि 31 अगस्त 2008 से पहले भी एमएससीपी लागू है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में, क्योंकि माननीय कोर्ट बगैर रूल्स को खंगाले हुए जजमेंट नहीं देते हैं। अब आगे देखिए, द रेस्पोंडेंट्स आर डायरेक्टेड टू ग्रांट बेनिफिट ऑफ सेकंड एमएससीपी टू द एप्लीकेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 20 अप्रैल 2006 along with arrears
and issue corrigendum PPO accordingly within a period of 4 months on receipt of the certified copy of this order, failing which interest at the rate 6% shall be payable. However, due to law limitation, the arrear shall be restricted to 3 years proceeding. चलिए जो भी है, अब देखिए माननीय कोर्ट ने यह 28 जुलाई को यह फैसला सुनाया है कि 20 अप्रैल 2006 के डेट से आप एमएससीपी लागू करो। अगर ऐसा कोई रूल होता कि 1 जनवरी 2006 से 31 अगस्त 2008 के बीच में एमएससीपी लागू नहीं होता, तो यह फैसला माननीय कोर्ट ने कैसे दिया फिर? तो कहीं ना कहीं पीएओआर को भी इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है, अपने अंदर झांकने की जरूरत है कि क्या आप सही में सही काम कर रहे हैं या जवानों के हक के आगे खड़ा होकर के उनको नाइंसाफी करने का काम तो नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा ऐसा मसला है जो साफ साफ देख जवानों के साथ नाइंसाफी हो रहा है। दोस्तों, माननीय कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि जनवरी 2006 से अगस्त 2008 के बीच में भी एमएससीपी लागू था। यह जो जजमेंट है इसी बात को तस्दीक करता है। तो पीएओआर जो भी अड़ियल रवैया अपनाते हैं कि हमने डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर से क्लैरिफिकेशन मांगा है, अगर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के पास पेंडिंग है मसला, तो ये जो माननीय कोर्ट जजमेंट दे रहे हैं ये कहां से दे रहे हैं? फिर क्या पीएओआर ये मानती है कि कोर्ट्स को पता नहीं रहता है, बगैर रूल एंड रेगुलेशंस को खंगाले ही माननीय कोर्ट जजमेंट दे देती है? ऐसा तो नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं पीएओआर को भी एक पॉजिटिव रवैया अपनाना चाहिए। जो जायज हक है, जो अधिकार है पेंशनर्स का, उससे मना नहीं करना चाहिए। ये कहीं ना कहीं एक ऐसा रवैया है जो मानो पेंशनर्स को उनका अधिकार देने से मना किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी अधिकारी ऐसे चीजों पर मना करते हैं उनके ऊपर पर्सनली सवाल खड़े किए जाने चाहिए, रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा भी और हायर अथॉरिटीज द्वारा भी, ताकि ऐसे मसले पीएओआर में जाकर के ना फंसे, ना अटके। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, अगली जानकारी है पंजाब के पूर्व सैनिकों ने संभाला पूरे देश भर के पूर्व सैनिकों के लिए मोर्चा, जंतर मंतर में किया शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, कल यानी कि 8 अगस्त को पंजाब के लगभग सारे पंजाब के ही पूर्व सैनिक दिल्ली में इकट्ठा हुए, जो आप फुटेज देख पा रहे हैं, और दिल्ली में इकट्ठा होकर के जंतर मंतर में एक दिन का एक शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया, जो कहीं ना कहीं पूर्व सैनिकों की मांगों को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर के, एमएसपी, इक्वल एमएसपी जैसे मुद्दों को लेकर, और साथ ही साथ आने वाले 8वें पे कमीशन में सैनिकों की, पूर्व सैनिकों की भागीदारी और उनको मिलने वाले जो सुविधाएं हैं, जो लाभ हैं, उनमें कोई भी विसंगति ना रहे, उन मुद्दों को लेकर के यह धरना प्रदर्शन किया गया। तो कहीं ना कहीं पूरे देश भर के पूर्व सैनिकों को ही फायदा होगा इन चीजों का, अगर इन धरना प्रदर्शनों का कुछ असर होता है तो कहीं ना कहीं देखिए चर्चा एक जगह पर है, चर्चा भी चलती रहती है, लेकिन संवैधानिक तौर पर संविधान के दायरे के अंदर इस तरीके से सरकार के कानों में अपनी बातों को पहुंचाने के लिए धरना प्रदर्शन भी समय समय पर जरूरी होता है, जो अभी पंजाब के आए हुए पूर्व सैनिकों ने दिल्ली में करके दिखाया। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, बजट आवंटित किया 20% महंगाई भत्ते के साथ होगा भुगतान, पे कमीशन भी जल्द से जल्द लागू करेगी सरकार। जी हां दोस्तों हम 8वें पे कमीशन की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं 7वां पे कमीशन भी लागू नहीं हुआ है, और मैं बात कर रहा हूं वेस्ट बंगाल की। जी हां, और अभी वेस्ट बंगाल की सरकार ने इकट्ठा 20% डीए के भुगतान का जो है ऐलान किया है, और इसके लिए बजट भी आवंटित कर दिया गया है। चीफ मिनिस्टर साहब ने इस बात की तस्दीक की है, आप देख पा रहे हैं इंडिया टीवी की यह खबर है। सरकारी कर्मचारियों को 20% डीए के साथ मिलेगी सैलरी, बंगाल में दुर्गा पूजा से पहले आ जाएगी अक्टूबर की तनख्वाह। देखिए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के बजट में की गई घोषणा के अनुसार अतिरिक्त 20% महंगाई भत्ता अक्टूबर से प्रभावी होगा। इस विषय को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आ चुका है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लागू करते हुए सीधे इकट्ठा 20% डीए बढ़ोतरी को अक्टूबर के महीने में देने का ऐलान किया है, जो बड़ी बात है पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों के लिए। साथ ही साथ सरकार ने आने वाले समय में 7वां पे कमीशन जो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं था, उसको भी समय से लागू करने की बात कही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को दुर्गा पूजा से पहले 20% अतिरिक्त महंगाई भत्ता और अक्टूबर महीने की सैलरी जारी की जाएगी। अधिकारी ने कहा कि वे केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ते के अंतर को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ दिन पहले गठित 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को भी लागू किया जाएगा। देखिए 7वां वेतन आयोग
बंगाल में अभी 7वां वेतन आयोग लागू होने की बात चल रही है। आगे उन्होंने क्या कहा कि जो डिफरेंस है वो कितना है। अब देखिए, मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री और वित्त सचिव को दिए निर्देश। पश्चिम बंगाल पुलिस मुख्यालय भवानी भवन में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, मैंने वित्त सचिव और वित्त मंत्री से अक्टूबर की सैलरी दुर्गा पूजा से पहले जारी करने को कहा। इसके साथ ही मैंने उन्हें पूजा वाले महीने अतिरिक्त 20% महंगाई भत्ता भी जारी करने के निर्देश दिए हैं। केंद्र और राज्य के बीच डीए में 42% की भारी डिफरेंस। देखिए, वैसे राज्यों में और केंद्र के बीच जो डीए का डिफरेंस होता है, कई कई राज्यों में तो केंद्र के साथ साथ ही बढ़ जाता है डीए, लेकिन कई राज्यों में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। लेकिन आप देखिए, पश्चिम बंगाल में 42% का डिफरेंस है, जो आगे उसको कम करने की बात भी सरकार ने कही है। राज्य सरकार के कर्मचारियों को आमतौर पर हर महीने की आखिरी तारीख को सैलरी मिलती है। अगर यह फैसला लागू होता है तो कर्मचारियों को इस साल अक्टूबर के मध्य में ही होने वाले दुर्गा पूजा के उत्सव से काफी पहले ही सैलरी मिल जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के बजट में की गई घोषणा के अनुसार अतिरिक्त 20% महंगाई भत्ता अक्टूबर में प्रभावी होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच डीए में 42% का अंतर है। हम इस अंतर को रातों रात खत्म नहीं कर सकते, इसमें समय लगेगा, यानी कि खत्म करेंगे। कहीं ना कहीं राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिलासा देते हुए पश्चिम बंगाल सरकार ने यह कहा कि जो 42% का जो डिफरेंस है उसको भी हम आने वाले समय में धीरे धीरे खत्म करेंगे। चलिए, ये थी पश्चिम बंगाल के कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, गुड न्यूज, जो 20% डीए बढ़ोतरी के साथ साथ आने वाले 7वें पे कमीशन के भी भुगतान की बात करती है। अब चलिए अगली जानकारी दोस्तों, पे कमीशन में 1.92 फिटमेंट फैक्टर में कितना पैसा आएगा आपके पॉकेट में, समझें कैलकुलेशन। जी हां दोस्तों, फिटमेंट फैक्टर कितना भी हो, मिनिमम बेसिक कितना भी हो, मैक्सिमम कितना भी हो, डीए कितना भी मर्ज हो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, लाख% का सवाल है, वो है जब बढ़ोतरी लागू होगी तो आपके पॉकेट में एक्चुअल में कितना पैसा हर महीने का मिलेगा। यह बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। उसी सवाल का जवाब आपको देता हूं कि किस तरीके से हमारे पॉकेट में आने वाले पैसे का हिसाब किताब होता है। क्योंकि बढ़ोतरी, मिनिमम बेसिक तो बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्चुअल में हमें पॉकेट में कितना मिलेगा वो समझना जरूरी है। तो चलिए, मैंने यहां रैंक वाइज एक टेबल ले रखा है। सिपाही 15 साल, सिपाही 17 साल, सिपाही 17 साल, एसीपी नायक, सिपाही 17 साल, एसीपी हवलदार, नायक 22 साल, एसीपी हवलदार, हवलदार 24 साल, हवलदार 24 साल, एमएससीपी नायसूदार, हवलदार 26 साल, एमएससीपी नायसूदार। इस तरीके से रैंक वाइज उनका ओआरओपी 3 का ये बेसिक मैंने लिया हुआ है, यहां पर आप देख पा रहे हैं। अब चलिए मैं समझाता हूं आपको कि किस तरीके से हमारे पॉकेट में आने वाला हर महीने का 8वां पे कमीशन का बढ़ोतरी को हम निकालेंगे। देखिए, ये हो गया 20,325 रुपए इनका बेसिक पेंशन आज के डेट में ओआरओपी 3 का रेट में। ये सारे वाई ग्रुप वाले हैं। तो 20,325 रुपए, उस पर जनवरी 2026 के डेट में ऑलरेडी 60% डीए मिल रहा है। 60% डीए मिल रहा है, जो डीए का अमाउंट बन जाता है 12,195 इस अमाउंट के ऊपर। तो कुल मिलाकर उनको पेंशन इतना तो हर महीने आ ही रहा है खाते में। ठीक है, अब हम पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर मिनिमम लेते हैं, जिसको हम 1.92 के हिसाब से लेते हैं, क्योंकि अभी तक जितने भी आंकड़े निकले हैं 1.92 को हम मिनिमम मान सकते हैं। वैसे मैक्सिमम तो बहुत कुछ मांगे, 3.833 की मांगे, किसी ने तो 4.38 तक की मांग की है। लेकिन अगर मिनिमम हम 1.92 भी लेके चले तो ये जो बेसिक है, इनका बेसिक 20,325 से बढ़ करके बन जाएगा 39,024। इस पर लगेगा 1.92। अब समझिए एक्चुअल फैक्ट कि आपके पॉकेट में कितना मिलेगा। अब देखिए, इतना तो आप ऑलरेडी ले रहे हैं, इतना बेसिक, इतना डीए मिलाकर इतना आप ऑलरेडी ले रहे हैं हर महीना। तो आपका अगर 8वां पे कमीशन में बेसिक 1.92 हो जाता है तो इतना अमाउंट बनेगा। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है, इसमें से इसको अगर भाग करेंगे तो 6,504 रुपए जो आपका हर महीने का पॉकेट में आने वाला बढ़ोतरी है। क्योंकि दोस्तों, जनवरी 2006 के डेट में जैसे ही पे कमीशन का फिटमेंट फैक्टर आपका पेंशन में लग जाएगा, डीए हो जाएगा 0। आगे हर 6 महीने में बढ़ेगा वो अलग बात है, लेकिन शुरू वाले 6 महीने में आपको हमें डीए मिलेगा 0। तो शुरू वाले 6 महीने के लिए हमें पॉकेट में मिलने वाला जो बढ़ोतरी होगा इस अमाउंट के हिसाब से, वो होगा 6,504 रुपए। समझ गए? अभी वहीं अगर 17 साल के सिपाही एसीपी नायक मिला हुआ है, जिनका बेसिक इतना है, डीए इतना मिल रहा है 60% के हिसाब से, कुल पेंशन इतना वो ले रहे हैं, 1.92 में इतना हो जाएगा, तो उनको डिफरेंस कितना मिलेगा?
6,548 रुपए, केवल इतना पैसा ही खाते में हर महीने का बढ़ करके आएगा। हालांकि ये अमाउंट भी कम नहीं है। चलिए अब उसी हिसाब से हम अगर इनकी बात करें, सिपाही 17 साल जिनका 21,488 रुपए बेसिक है, तो उनका मिलेगा 686876 यानी कि 6,876। वहीं अगर सिपाही 17 साल एमएससीपी हवलदार जिनका बेसिक 22,476 है, उनको मिला करेगा दोस्तों 7,192 रुपए। वहीं अगर हम बात करें नायक 22 साल एसीपी हवलदार और या हवलदार 24 साल एसीपी हवलदार 24 साल, तो उनका बेसिक 24,763 है आज के डेट में। तो इन दोनों को मिलेगा दोस्तों, इन दोनों को मिलेगा 7,924 रुपए, सेम इनको भी उतना ही मिलेगा। वहीं अगर बात करें एमएससीपी न्याय सुधार जिनका 26,825 है, तो उनका डीए इतना है, कुल इतना मिल रहा है। 8 सीपीसी में इतना हो जाएगा, 1.92 लगाएंगे तो 8,584 रुपए उनको मिलेगा हर महीने पॉकेट में, जो कि 8वां पे कमीशन का पॉकेट में आने वाला नेट बढ़ोतरी है। उसके आगे दोस्तों एमएससीपी न्याय सुधार 26 साल लेंथ ऑफ सर्विस 26,900 जिनका बेसिक है, डीए इतना है, कुल मिला के इतना मिल रहा है, 8वें पे कमीशन में इतना हो जाएगा, तो उनको 8,608 रुपए उनको कुल मिलाकर के बढ़ोतरी मिलेगा। अब जैसे जैसे डीए बढ़ेगा इस अमाउंट के ऊपर डीए बढ़ करके आपको उसका भी फायदा अलग से मिलता जाएगा। तो दोस्तों 8वां पे कमीशन में एक्चुअल में आपके पॉकेट में इन रैंक के हिसाब से मैंने एक अंदाजतन आपको समझाया, अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर लगता है तो कितना आपको बढ़ोतरी हर महीने का मिलेगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारी दायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।